नमस्कार, स्वागत है आपका संसद टीवी पर। मैं हूं मनोज वर्मा और आप देख रहे हैं हमारा खास कार्यक्रम मुद्दा आपका। आज हम बात करेंगे देश के आम बजट की, जो आगामी 1 फरवरी 2022 को संसद में पेश किया जाएगा। बजट 2022-23 से हर कोई उम्मीद लगाए बैठा है। एमएसएमई सेक्टर को भी बजट से खासी उम्मीदें हैं। एक आंकड़े के मुताबिक लगभग 63 मिलियन उद्यम वाले एमएसएमई सकल घरेलू उत्पाद में लगभग 30% और मैन्युफैक्चरिंग में 45%, निर्यात में 40% का योगदान करते हैं और सरकारी आंकड़ों के अनुसार 113 मिलियन लोगों को रोजगार प्रदान करते हैं। सवाल आत्मनिर्भर भारत का भी है, इसलिए आज मुद्दा आपका में हम बात एमएसएमई सेक्टर और आगामी बजट की करेंगे। आखिर क्या उम्मीदें हैं, जो छोटे और लघु उद्यमी हैं वो क्या उम्मीदें इस बजट से कर रहे हैं। चर्चा करने के लिए खास मेहमान हमारे साथ जुड़े हुए हैं। प्रशांत गिरबाने जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं, जो महानिदेशक हैं एमसीसीआईए के। आपका स्वागत है प्रशांत जी। साथ ही हमारे साथ माधव लाल जी जुड़े हुए हैं, जो पूर्व सचिव हैं एमएसएमई भारत सरकार के। माधव लाल जी, आपका भी स्वागत है। और हम बात करेंगे एच नागराज जी से, जो सीईओ हैं वेलंकनी इलेक्ट्रॉनिक्स प्राइवेट लिमिटेड के। उनसे भी हम बात करेंगे, समझने की कोशिश करेंगे कि आखिर जो छोटे और मझोले उद्योग हैं वो इस बार कितनी उम्मीद कर रहे हैं और बीते 2 साल कोविड की चुनौतियों के बीच कैसे उनके बीते, किन चुनौतियों का सामना उन्होंने किया। शुरुआत प्रशांत जी मैं आपसे करूंगा। आगामी बजट से आप लोग किस तरह की उम्मीदें कर रहे हैं? एक लघु उद्यमी किस तरह की आशाएं अपनी समेटे हुए है? ये जो नया बजट आएगा 1 फरवरी को, उससे उम्मीद है कि एमएसएमईज को और सपोर्ट मिले। हम अगर देखें तो 19-20 का बजट था पूरा 6,700 करोड़ रुपयों का जी। 20-21 में बजट था 7,500 करोड़ रुपए का। एमएसएमई डिपार्टमेंट की बात कर रहे हैं हम। और पिछले साल 20-21 में बजट था 15,700 करोड़ का। अब इसमें ज्यादातर जो बजट की अमाउंट थी 10,000 करोड़ रुपए, वो इमरजेंसी क्रेडिट गारंटी की थी। उम्मीद ये है कि अगले साल भी क्रेडिट गारंटी को थोड़ा सा सपोर्ट दिया जाए। शायद उतना नहीं लगेगा जितना पिछले साल लगा था, बट अभी भी थोड़ी जरूरत है क्रेडिट सपोर्ट की। और उसके साथ साथ जो पुरानी स्कीम्स थी प्रोडक्टिविटी के लिए, जी, स्कीम्स थी पुरानी क्वालिटी एश्योरेंस के लिए, और स्कीम्स थी पुरानी टेक्नोलॉजी अपग्रेड के लिए, ये स्कीम्स पे कम खर्चा हुआ है, उन पे सपोर्ट बढ़ाना जरूरी है। ये रहेगी कुछ पहली उम्मीदें एमएसएमई की तरफ से जब हम बजट देखना चाहेंगे 1 फरवरी को। जी। नागराज जी, आप कैसे देख रहे हैं आगामी बजट को? सर जी, ऐसा है कि जैसे हम सभी जानते हैं कि एमएसएमई सेक्टर जो है अकाउंट्स फॉर इंडियाज 4/5 ऑफ इंडियाज एम्प्लॉयमेंट सेक्टर। 40% ऑफ 6.3 करोड़ ऑफ इंडियन एमएसएमईज आर इन्वॉल्व्ड इन एक्सपोर्ट्स और जीडीपी का कंट्रीब्यूशन उनका 30% रहा है। और जैसे प्रधानमंत्री और हमारी सरकार ने आत्मनिर्भर भारत मेक इन इंडिया का प्रोग्राम काफी जारी किए हैं। इसमें इलेक्ट्रॉनिक सेक्टर की बात करें, आई रिप्रेजेंट मेट आल्सो, जो इज अ वेरी एक्टिव एसोसिएशन इन इलेक्ट्रॉनिक्स मैन्युफैक्चरिंग। आज के डेट में अगर इलेक्ट्रॉनिक्स मैन्युफैक्चरिंग देखें, उनका वैल्यू एडिशन रहा 10 to 15%। अगर हमें 50% तक लेकर आना है तो वी हैव टू बी फुल्ली फोकस्ड ऑन इलेक्ट्रॉनिक्स मैन्युफैक्चरिंग, और एमएसएमई का बहुत बड़ा योगदान होगा जी। उसमें काफी स्कीम्स की सपोर्ट चाहिए। फाइनेंस जैसे हम जानते हैं इस बैकबोन ऑफ द इकोनॉमी। तो जैसे प्रशांत जी ने बताया था कि प्रोजेक्ट फाइनेंस जो है आज के डेट में बैंक से हमें इलेक्ट्रॉनिक्स मैन्युफैक्चरिंग के लिए अगर प्रोजेक्ट फाइनेंस के लिए जाएं तो दे फोकस इट मोर फ्रॉम इवैल्यूएट करते हैं कोलैटरल बेस्ड लेंडिंग से। उन्हें अभी शिफ्ट करना है कैश फ्लो बेस्ड लेंडिंग। जी। क्रेडिट गारंटी के दरमियान उन्हें सपोर्ट देना पड़ेगा फॉर एक्सटेंडिंग फाइनेंस, क्योंकि अगर पूरे कोलैटरल के बेसिस में करें तो उनको मुश्किल होगा। और रिसीवेबल्स के भी गारंटीज देनी चाहिए, जैसे बाकी देशों में रिसीवेबल्स की गारंटी देते हैं। अगर डिफॉल्ट होगा तो रिसीवेबल्स की गारंटी देते हैं, तो एमएसएमई जो है दे कैन सेल विदाउट क्रेडिट रिस्क। तो ऐसे कुछ स्कीम्स बजट में आने से आई थिंक एमएसएमई का काफी कंट्रीब्यूशन होगा इस देश के लिए। जी जी नागराज जी, ये तो बात थी आगामी बजट को लेकर जो उम्मीद है उसके बारे में प्रशांत जी और नागराज जी ने संकेत दिया कि क्या उम्मीदें हैं।
लेकिन अगर बीते 2 सालों की मैं बात करूं तो जिस तरह से कोरोना संक्रमण ने चुनौती अर्थव्यवस्था के सामने खड़ी की है, उसकी सबसे ज्यादा अगर मार किसी पर पड़ी है वो एमएसएमई सेक्टर है। लघु और छोटे उद्योग जो हैं उनमें उत्पादन में गिरावट, नौकरियों में कमी, राजस्व में कटौती जैसी कई समस्याओं का सामना उन्हें करना पड़ा है। माधव जी, आप कैसे देखते हैं, क्योंकि ये बजट, इससे बहुत उम्मीदें हैं। आत्मनिर्भर भारत का भी सवाल है, रोजगार का भी सवाल है, अर्थव्यवस्था को मजबूती का भी सवाल है। जी हाँ मनोज जी, आपने बहुत अहम एक मुद्दा उठाया। वो ये है कि पिछले 2 साल में कोविड के दौरान एमएसएमई सेक्टर को काफी ठेस पहुंची है। जी। और इसमें आईएलओ की रिपोर्ट है इंडिया के बारे में ही। उनका अनुमान है कि 20 से 25% जो है एम्प्लॉयमेंट जो है इसकी इफेक्ट हुई है। मेरे ख्याल में अगर हम इनफॉर्मल सेक्टर को भी इसमें शुमार करें और सारी स्टेट्स को करें, क्योंकि आईएलओ की रिपोर्ट कुछ ही स्टेट्स तक और कुछ ही इंडस्ट्री तक महदूद थी, तो शायद इससे भी कहीं ज्यादा एम्प्लॉयमेंट के लिहाज से और प्रोडक्शन के लिहाज से और सर्वाइवल ऑफ यूनिट्स के लिहाज से भी एमएसएमई सेक्टर को काफी मार पड़ी है। हैविंग सेड दैट, एमएसएमई सेक्टर काफी कॉम्प्लेक्स सेक्टर है। शायद काफी लोग इसको बहुत जनरलाइज तरीके से देखते हैं, मगर इसमें बहुत ही छोटी छोटी इकाइयां हैं जो कि जनरली इनफॉर्मल सेक्टर में काम करती हैं। उनकी रजिस्ट्रेशन नहीं है, वो बिल्कुल इनफॉर्मल तरीके से घरेलू लेवल पे काम करती हैं, जिनको लाइवलीहुड यूनिट्स कहते हैं जी। और इसमें बहुत हाईटेक यूनिट्स भी हैं जिनके अंदर आजकल काफी स्टार्टअप्स में इजाफा हुआ है। तो इनका इम्पैक्ट जो है अलग अलग पड़ा है, हर सेगमेंट के ऊपर अलग अलग पड़ा है, मगर ऑन द होल एमएसएमई सेक्टर ने काफी मार खाई है इस पीरियड में। जी जी। प्रशांत जी, एक सबसे बड़ी जो मांग मैं देख रहा हूं जो मेरे सामने है वो ये है, जीएसटी की जो दरें हैं उसको लेकर एक बड़ा मुद्दा एमएसएमई जो एसोसिएशंस हैं वो उठाती रही हैं कि इसको लेकर एक बराबरी की जाए, इस पर पुनर्विचार किया जाए। क्या मांग है आप लोगों की? ये सही है कि जीएसटी जो रेट्स हैं हमारे अभी भी कम हो सकते हैं। केलकर कमेटी रिपोर्ट जो है, जिन्होंने सबसे पहले जीएसटी का ड्राफ्ट लिखा था, उन्होंने खुद कहा है कि जीएसटी के रेट्स जो है वो कम हो सकते हैं अभी भी। अरविंद सुब्रमण्यन जी जो चीफ इकोनॉमिक एडवाइजर रह चुके हैं, उन्होंने खुद कहा है कि रेवेन्यू न्यूट्रल रेट हमारा इससे भी कम है। मांग ये है कि 18% जो ज्यादातर मैन्युफैक्चरिंग प्रोडक्ट पर जीएसटी रेट है उसे कम किया जाए, उसे 12% तक लाया जाए। अब ये सही है कि जीएसटी रेट कम करना सिर्फ सरकार की रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है, वो जीएसटी काउंसिल की रिस्पॉन्सिबिलिटी है। पर ये हम जरूर सुन सकते हैं बजट में, क्योंकि बजट सिर्फ आंकड़ों के बारे में नहीं है, सरकार के इंटेंशन के बारे में भी है। तो हम सरकार का इंटेंशन जरूर सुनना चाहेंगे कि जीएसटी रेट्स जो है ओवरऑल लेवल उसके कम हो जाएंगे, ताकि कवरेज बढ़ेगा और कलेक्शन बढ़ेगा, ना कि कुछ कम लोग ज्यादा जीएसटी दे दें। तो अगर ये जीएसटी कम हो जाए तो इसका एमएसएमई को बहुत बड़ा फायदा होगा, और एमएसएमई जो 30% कंट्रीब्यूट कर रही है जीडीपी में, उससे जीडीपी को भी बूस्ट हो जाएगा हमारे। जी, जाहिर सी बात है कि जीएसटी का फैसला जीएसटी काउंसिल मिलकर लेते हैं। इसमें कई राज्यों की भी भागीदारी रहती है, पूरी परिषद मिलकर इसका एक सहमति पर पहुंचती है। नागरिक जी, चूंकि जीएसटी की मांग बार बार एमएसएमई की तरफ से उठती रही है, आपका क्या कहना है इस मुद्दे पर? आप कैसे देख रहे हैं इसको? जैसे प्रशांत जी ने सही बताया है कि जीएसटी रेट्स का रैशनलाइजेशन करना बहुत जरूरी है। एक चीज बहुत ही इंपॉर्टेंट है कि अगर आप इलेक्ट्रॉनिक्स मार्केट में देखें, ग्रे मार्केट जो है बहुत ही प्रेवलेंट है इंडिया में। अगर आप जीएसटी रेट्स कम करें तो कंप्लायंस ज्यादा होगा। तो उसके हिसाब से जीएसटी का रेट जो है 12% के आसपास पेग करना चाहिए, जिसकी वजह से एक होगा कि एमएसएमईज भी कॉम्पिटिटिव रहेंगी और ग्रे मार्केट भी कम होगा, कंप्लायंस ज्यादा होगा और गवर्नमेंट के लिए कलेक्शंस भी बढ़ सकते हैं। तो मेरे हिसाब से जीएसटी का रेट कम करना बहुत ही जरूरी है इस बजट में। जी, माधव जी, एक जीएसटी का बड़ा मुद्दा रहा है एमएसएमई के सामने। आप कैसे देखते हैं इस पूरे मुद्दे को, क्योंकि ये सबसे बड़ी मांग उभर के सामने आ रही है? जिस वक्त जीएसटी इंट्रोड्यूस किया गया था उस वक्त तो एक बहुत ही बड़ा ये चेंज था। अब जीएसटी को आए हुए भी काफी
अरसा हो गया है और काफी एमएसएमईज जो है इसमें आफ्टर इनिशियल जो है उनको जो दिक्कतें आई थी वो ऑन बोर्ड आ गई हैं जीएसटी सिस्टम के। और जैसे कि मेरे से पहले प्रशांत जी और नागराज जी ने कहा, जहां तक मैन्युफैक्चरिंग का सवाल है, देखिए मतलब है उसमें जीएसटी रेट कम होना और उसकी बेस को बढ़ाना, मेरे ख्याल में मैं भी इससे सहमत हूं कि ये एक बाय एंड लार्ज फ्रॉम अ पॉलिसी एंड स्ट्रेटेजिक पर्सपेक्टिव बहुत अच्छा कदम रहेगा कि इसकी जो है बेस बढ़ाने की कोशिश करें और इसके ओवरऑल रेट्स जो है उसमें कमी करें। तो इससे हमारी इंडस्ट्री जो है वो जनरली कॉम्पिटिटिव रहेगी, क्योंकि जीएसटी का इम्पैक्ट जो है कॉम्पिटिटिवनेस पे बहुत ज्यादा है। और इस वक्त जब हमारा मतलब है एक्सपोर्ट्स और इंपोर्ट से मार्केट लिंक्ड है, तो उसमें इस पहलू को भी ध्यान में रखना चाहिए कि हमारी जो मैन्युफैक्चरिंग है यहाँ पे वो कॉम्पिटिटिव रहे। ऑफ कोर्स मैन्युफैक्चरिंग के साथ और भी बहुत मुद्दे जुड़े हुए हैं जिनका प्रशांत जी ने शुरू में जिक्र किया, प्रोडक्टिविटी, क्वालिटी और उससे रिलेटेड जो चीजें हैं, स्केल ऑफ आउटपुट वगैरह वगैरह, वो सारे मुद्दे हैं। मगर बाय एंड लार्ज जो है आपकी इंडस्ट्री तब फ्लरिश करेगी जबकि वो कॉम्पिटिटिव, और उसमें मेरे ख्याल में टैक्सेशन का काफी एक बड़ा रोल है। और उस पर ध्यान अगर रहे सभी स्टेट्स का, जैसे कहा कि मतलब जीएसटी काउंसिल में तो स्टेट्स भी हैं, उनके अपने रेवेन्यू जी। कंसर्न्स रहते हैं, मगर रेवेन्यू भी तभी आएगा अगर इंडस्ट्री चलेगी और कॉम्पिटिटिव रहेगी। तो इसलिए इस पे रेट्स पे एक रैशनलाइजेशन और जनरली इसको रेट्स को कम करने से मेरे ख्याल में बाय एंड लार्ज इंडस्ट्री को और मैन्युफैक्चरिंग को पर्टिकुलरली बहुत ज्यादा फायदा। जाहिर सी बात है कि जीएसटी की जहां तक बात है तो एक नीतिगत फैसला है। वो फैसला कैसे होता है, ये राज्यों के सहमति के साथ जीएसटी काउंसिल कोई नतीजे पर पहुंचती है। लेकिन सवाल है कि कोविड काल में जो चुनौती खड़ी हुई थी उसमें सरकार ने आपातकालीन क्रेडिट लैंड गारंटी योजना शुरू की। प्रशांत जी, इस हाँ जी। योजना से कितना लाभ हुआ या नहीं हुआ, आप कैसे देखते हैं इस योजना को? मेरे ख्याल से अगर आप आत्मनिर्भर भारत का जो पूरा पैकेज था, जी उसमें से सबसे बड़ी योजना एक थी जो कि आपने अभी उसका जिक्र किया मनोज जी, ईसीएलजीएस। ईसीएलजीएस का बहुत बहुत अच्छा फायदा रहा। वो इसलिए कि 2 लाख करोड़ से ज्यादा एडिशनल क्रेडिट एमएसएमईज को मिला है। उसका फायदा इसलिए हुआ है कि 1 करोड़ से ज्यादा एमएसएमईज ने इसका फायदा उठाया है। उसका फायदा इसलिए हुआ है कि जब भी सर्वेज हुए हैं रिसेंटली, कुछ 65% एमएसएमईज ने यह कहा है, 65% सूक्ष्म लघु मध्यम उद्यमियों ने यह कहा है कि अगर ये नहीं होता तो उन्हें दुकान बंद करनी पड़ती। तो इसका बहुत बहुत अच्छा फायदा हुआ है क्रेडिट गारंटी स्कीम का। और ये एक एक्सपेक्टेशन भी है कि उस लेवल तक नहीं, कम लेवल पे, बट क्रेडिट गारंटी स्कीम चालू रहनी जरूरी है, क्योंकि दुर्भाग्य से अभी भी हम छोटी क्यों ना सही बट तीसरी वेव से गुजर रहे हैं। इसलिए क्रेडिट गारंटीज कुछ हद तक कंटिन्यू करना जरूरी है, ऐसी भी एक एक्सपेक्टेशन है इस बजट से। जी नागराज जी, तमाम तरह की सरकार ने योजनाएं शुरू की, जैसे आपातकालीन क्रेडिट लाइन गारंटी योजना है, इसी प्रकार की तमाम राहत सरकार ने और भी बैंकों के जरिए सस्ता कर्ज मिले कामकाज के लिए, कारोबारी को कैसे राहत मिले, इसके लिए भी सरकार ने तमाम तरह की राहत दी, प्रदान की पिछले 2 सालों में। आप कैसे देखते हैं इस योजना को, या इसमें क्या सुधार आप लोग चाहते हैं? पहले ये बात कहना चाहता हूं कि ये जो ईसीएलजीएस का जो स्कीम भारत सरकार ने लिया है अंडर द लीडरशिप ऑफ ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर, ये एमएसएमईज और इंडस्ट्रीज के लिए लाइफलाइन रहा। इसके बगैर तो काफी इंडस्ट्रीज पेरिश हो जाते थे और काफी लोन्स जो है वुड हैव बिकम नॉन परफॉर्मिंग एसेट, एनपीएस हो सकते थे। तो ये काफी रिलीफ हुआ है इंडस्ट्री के लिए। और मेरा सुझाव यह रहा कि आगे ये ऐसे स्कीम कंटिन्यू करे, बट इन अ मॉडिफाइड वर्जन, एज अ बिजनेस सपोर्ट वेंचर जैसे इन्हें एक्सटेंड कर दिया जाए, ताकि अगर मान के चले किसी बिजनेसमैन को मान के जाए 1000 रुपए का खर्चा चाहिए जी, 50% जो है शुड बी बैक्ड बाय क्रेडिट गारंटी।
25 to 30% तक का प्रोमोटर का शेयर होना चाहिए और बाकी 25% तक का बैंक का एक्सपोजर होना चाहिए। ऐसे करने से इन्वेस्टमेंट्स बढ़ेगी, देयर विल बी मोर एंड मोर मैन्युफैक्चरिंग, और जिसकी वजह से एम्प्लॉयमेंट बढ़ेगी, वैल्यू एडिशन बढ़ेगा एंड देयर विल बी ओवरऑल ग्रोथ ऑफ द इंडस्ट्री। सो ये जो स्कीम जो है हैज टू बी मॉडिफाइड, और हमारा इंडस्ट्री का ये एक्सपेक्टेशन है कि ये क्रेडिट डिफॉल्ट स्कीम जो है इस बजट में विल कम इन अ लार्जर वे फॉर सपोर्ट ऑफ इंडस्ट्री। जी मनोज जी, जी माफ करिएगा, मैं एक छोटी सी बात ऐड करना चाहूंगा अगर जी परमिट हो तो। जी तो मनोज जी, और एक छोटी सी बात ये कहनी थी मुझे कि देखिएगा, जो ECLGS का बहुत बड़ा फायदा हुआ है, बट सबसे ज्यादा इसका फायदा उठाया है मीडियम स्केल की कंपनियों ने और कुछ हद तक स्मॉल स्केल के। मीडियम स्केल की जो कंपनी है उनके क्रेडिट में 50% ग्रोथ हुई है, 50%, वेरी हाई। इसकी वजह से स्मॉल कंपनी में 12% ग्रोथ हुई है। बट जो माइक्रो है, क्योंकि उनके पास अकाउंट ही नहीं था, क्योंकि 20th of March 2020 में उनके पास कुछ बैंक अकाउंट नहीं था और उन्होंने फॉर्मल क्रेडिट नहीं लिया हुआ था, तो वो एडिशनल क्रेडिट नहीं ले पाए ये क्रेडिट गारंटी वाला, इसलिए उन्हें फायदा नहीं हुआ है। तो इसलिए ये जरूरी है, आपके माध्यम से हम सभी MSMEs को भी अपील करेंगे कि ज्यादा से ज्यादा उद्यम रजिस्ट्रेशन कर लें, ज्यादा से ज्यादा फॉर्मलाइज बने, ताकि उन्हें ऐसे स्कीम्स का और फायदा मिलते रहेगा। धन्यवाद जी। जी माधव जी, एक सबसे बड़ा सवाल जो उठता है यहाँ पर वो ये भी उठता है कि MSME सेक्टर जो है या उद्योग जगत सरकार से तो उम्मीदें करता है कि सरकार उसे राहत प्रदान करे, और सरकार राहत प्रदान अलग अलग स्तर पे करती भी है, लेकिन एक सवाल ये, एक मुद्दा ये उठता है यहाँ पर कि जो मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर हमारे देश का है और हम मुकाबला करते हैं जिस तरह से चीन पे आत्मनिर्भरता पिछले कुछ सालों में थी उसमें कमी आई है, वो कम हो रहा है, लेकिन अभी भी जो मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर जो है वो विश्व स्तरीय बने, उसके लिए कुछ जो उद्योग जगत है, जो MSME सेक्टर है, उसको भी करना पड़ेगा। जी हाँ, वो तो MSME सेक्टर को ही अल्टीमेटली तो उन्हीं को करना पड़ेगा। इंडस्ट्री ही जो है अपने आप को कॉम्पिटिटिव बनाएगी, मगर MSME सेक्टर को मैं ये कहना चाहूंगा कि ग्लोबली जो है गवर्नमेंट्स मदद करती हैं। तो अगर इंडिया में जहाँ के इतना ये फैला हुआ है MSME सेक्टर और इतनी एम्प्लॉयमेंट दे रहा है और आपकी एक्सपोर्ट में भी मदद हो रही है, GDP में भी हो रही है, अगर MSME सेक्टर गवर्नमेंट से, चाहे वो सेंट्रल गवर्नमेंट हो चाहे या वो स्टेट गवर्नमेंट हो, उनसे अगर वो उम्मीद लगाता है कि कोई ऐसी स्कीम लाई जाए जिससे कि उनकी मदद और बढ़ सके, तो मेरे ख्याल में वो जस्टिफाइड है, क्योंकि ये ग्लोबल है। मतलब है हर मुल्क में, सारे विश्व में जो है MSME सेक्टर को गवर्नमेंट सपोर्ट करती है जी। और द रीजन जो अभी बताए गए कि एम्प्लॉयमेंट जनरेशन है, वहां पे इनोवेशन है, हो सकती है, उसमें जो है ग्रोथ में कंट्रीब्यूशन है, एक्सपोर्ट में है। तो ये उसके लिए स्पेसिफिक इंटरवेंशंस की भी जरूरत है। क्रेडिट बहुत जरूरी चीज है, और जैसे क्रेडिट गारंटी स्कीम्स का जिक्र आया, क्रेडिट गारंटी स्कीम्स जिस वक्त लागू हुई थी उस वक्त उसका मेन एम था कि क्रेडिट एक्सपेंशन हो सके, मतलब है क्रेडिट ज्यादा फ्लो करने लगे MSME सेक्टर को। पिछले 2 साल में कोविड के दौरान ये रहा कि ये एक लाइफलाइन बनी रहे और NPAs ना बन जाए, जिन लोगों ने लोन लिए हैं वो NPAs ना बन जाए। मगर क्रेडिट गारंटी का ये भी है कि MSME पे ऑटोमेटिकली, खासतौर से जैसे जिक्र किया गया कि जो माइक्रो यूनिट्स हैं उनकी तरफ क्रेडिट हमारे कमर्शियल बैंक से ऑटोमेटिकली फ्लो इतनी आसानी से नहीं करता है जी। तो उसको किस तरह से उस क्रेडिट फ्लो को डायरेक्ट किया जाए छोटी इकाइयों की तरफ, ये गवर्नमेंट इंश्योर कर सकती है, क्योंकि फाइनेंशियल सेक्टर जो है वो एसेंशियली सेंट्रल सब्जेक्ट है, उसमें डायरेक्ट सेंट्रल इंटरवेंशन आ जाती है। इसमें स्टेट गवर्नमेंट्स का इतना रोल नहीं रहता, इसमें ज्यादा मतलब है पॉलिसी और प्रोग्राम जो है वो सेंट्रल गवर्नमेंट के, और क्रेडिट गारंटी स्कीम भी जो है वो सेंट्रल गवर्नमेंट की स्कीम है। मगर इसके अलावा भी आपने जिक्र किया कॉम्पिटिटिवनेस का, तो उसमें और बहुत इंटरवेंशंस हैं जो की जा सकती हैं और जिसके प्रोग्राम्स हैं MSME सेक्टर में। तो मैं उम्मीद करता हूं कि
उन प्रोग्राम्स की जो है तरफ भी तवज्जो दी जाए, क्योंकि ये जो क्रेडिट वगैरह फाइनेंस वाला एस्पेक्ट है, ये फाइनेंस मिनिस्ट्री भी इसको आगे ले जाना चाहती है, बैंक्स भी ले जाना चाहते हैं, मगर जो बाकी इंटरवेंशंस हैं उसमें मेरे ख्याल में एमएसएमई मिनिस्ट्री का बहुत ज्यादा रोल रहता है, और उनको फाइनेंशियल सपोर्ट और उनको स्कीम्स को भी स्ट्रीमलाइन करने की जरूरत है मेरे हिसाब से। जी प्रशांत जी, आत्मनिर्भर भारत पे काफी जोर है सरकार का, और सरकार ने आत्मनिर्भर भारत के तहत एक बड़ा प्रोजेक्ट, एक बड़ा पैकेज दिया भी एसएमई सेक्टर को। आप कैसे देखते हैं, जब हम आत्मनिर्भर भारत की बात करते हैं, जाहिर सी बात है कि हमें भी वैश्विक स्तर के उत्पाद बनाने पड़ेंगे, जो प्रोडक्ट्स हमारे हों कम से कम वैश्विक स्तर के हों। इसको आप कैसे देखते हैं, क्योंकि हमारा सर्विस सेक्टर तो बहुत मजबूत है। मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर में अगर मैं लघु उद्योगों की बात करूं, एमएसएमई सेक्टर की बात करूं, ठीक है उद्योग धंधे चल रहे हैं, लेकिन क्या वैश्विक स्तर के प्रोडक्ट्स वो सामने उभर के आ रहे हैं? आपने सही कहा कि मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर का जो अपने जीडीपी में कंट्रीब्यूशन है, अभी भी लगभग 14 से 17% के अंदर ही है। जी, हम कई सालों से बात कर रहे हैं कि ये 14 से 17% जो है वो 25% तक चला जाए। वो जरूरी है हमारे देश के लिए, क्योंकि जो लोग एग्रीकल्चर छोड़कर एम्प्लॉयमेंट में आते हैं, उन्हें सबसे पहले मैन्युफैक्चरिंग ने एब्सॉर्ब करना जरूरी है। बेरोजगारी ना बढ़े, इसलिए ये बहुत बहुत जरूरी सेक्टर है। अब आते हैं आत्मनिर्भर भारत पे। मेरे ख्याल से इसके कई जो स्कीम्स है बहुत फायदेशीर रही है। एक अगर आप देखोगे, अभी हमने ECLGS की बात की, दूसरा देखिएगा मेक इन इंडिया में जो मैन्युफैक्चरिंग डिफेंस इंडिजनाइजेशन प्रोग्राम रहा एक उदाहरण के तौर पे, उसका बहुत अच्छा फायदा हुआ। क्या जरूरत थी कि किसी तरह के सॉक्स और किसी तरह के स्वेटर्स हमें बाहर के देश से लेके आना पड़े? जी, हमारे देश में नहीं बन सकते हो? जरूर बन सकते हैं, बन रहे हैं, अच्छी बात है। क्रिटिकल कंपोनेंट जो होते हैं, जो इंटरमीडिएरी होते हैं हमारा फाइनल प्रोडक्ट एक्सपोर्ट करने के लिए, वो जरूर इंपोर्ट करने चाहिए। क्यों नहीं? क्योंकि हमने भी ग्लोबल वैल्यू चेन का हिस्सा बनना है। पर जो चीजें यहीं पर बन सकती है, वो जरूर यहीं पे बनानी चाहिए। वही आत्मनिर्भर भारत की कॉन्सेप्ट है, और वो एक अच्छी कॉन्सेप्ट है उस हद तक के लिए। जहां तक हम देखें कि कई सारी स्कीम ये भी थी कि प्रोक्योरमेंट जो एमएसएमईज का, प्रोक्योरमेंट में एमएसएमईज को थोड़ा एक लेग अप दिया जाए, वो अच्छी बात है। जैसे कि 150 करोड़ या कुछ एक रेंज दी गई, वहां तक के जो भी टेंडर है वो सिर्फ इंडियन एमएसएमईज भर पाएंगी उसको, या इंडियन कंपनीज भर पाएंगी। बहुत अच्छी बात है। जैसे ही आप देखोगे कि प्रोक्योरमेंट की बात अगर आप करें, कई सारे डिपार्टमेंट्स को भी कहा गया था, सेंट्रल गवर्नमेंट के डिपार्टमेंट्स को, कि एक सर्टेन परसेंटेज ऑफ प्रोक्योरमेंट उनका एमएसएमईज की तरफ से हो। अब एक इंटरेस्टिंग बात होती है मनोज जी, बजट जब होता है हम सबका ध्यान होता है अनाउंसमेंट क्या हो गई, और हम फिर शांत रहेंगे नेक्स्ट बजट तक, फिर चर्चा करेंगे अनाउंसमेंट क्या होगी। बजट टू बजट के बीच में क्या यह जरूरी नहीं है कि जो आपने अनाउंस किया था उसे आप एक डैशबोर्ड की तरह हर महीने, हर हफ्ते, जो भी आपकी फ्रीक्वेंसी रही हो, आप बताते चले जाएं हमें कि क्या प्रोग्रेस हो रही है। जैसे कि प्रोक्योरमेंट नहीं हो रहा है जितना हम चाहते थे, जितना हमारी सरकार चाहती है, उतना एमएसएमई की तरफ से प्रोक्योरमेंट नहीं हो रहा है। वैसे ही देखिएगा, आप डैशबोर्ड के मुद्दे पे मैं और एक छोटी सी बात कहना चाहूंगा। फंड ऑफ फंड स्कीम की अनाउंसमेंट हुई थी, अच्छी स्कीम है, बहुत ही अच्छी शुरुआत रही। ग्राउंड पे हमें दिखाई नहीं दे रहा है उसका क्या फायदा हुआ। उसकी वजह से इक्विटी इंक्लूजन होना था एमएसएमईज में, इक्विटी इन्फ्यूजन, हमें तो ग्राउंड पे दिखाई नहीं दे रही है। सबऑर्डिनेट डेट की फंड थी, स्कीम थी, कितने कंपनियों को फायदा हुआ? दिसंबर तक सिर्फ 537 कंपनियों को फायदा हुआ। हम बात कर रहे हैं 6.3 करोड़ एमएसएमईज की। 300 करोड़ का बजट रखा गया था, 60 करोड़ का डिस्पर्स हो गया। अब देखिएगा 80% ना स्पेंड करे जो बजट किया गया है, वो भी तो बात चर्चा होनी चाहिए। वो चर्चा होने के लिए हर माह या हर सप्ताह जो भी शक्य हो, संभव हो, एक डैशबोर्ड रहना जरूरी है कि ये आपका बजट था, ये बजट पे स्पेंड हो रहा है और उसकी डिसबर्समेंट या प्रोग्रेस हो रही है, ताकि इंटरिम करेक्शंस हो पाए, हम अगले बजट तक इंतजार ना करें। धन्यवाद मनोज जी। जी बिल्कुल। वैसे सरकार ने ग्रामीण क्षेत्र की गरीब आबादी को लाभ पहुंचाने के लिए सकल घरेलू उत्पाद यानी जीडीपी में छोटे, लघु एवं मध्यम उपक्रम क्षेत्र की हिस्सेदारी बढ़ाकर 40% करने का लक्ष्य रखा है। उसे लेकर सरकार चल रही है। लेकिन नागराज जी, मैं आपसे जानना चाहता हूं आखिरी बात, आप बैंकों से सस्ते कर्ज की उम्मीद करते हैं। मैं वैश्विक उत्पाद की बात कर रहा हूं कि ठीक है आपको सस्ता कर्ज मिले, आपको और ज्यादा जीएसटी में राहत मिले, सरकार उस तरह के नीतिगत फैसले लेती भी है और आगे भी शायद संभवतः लेगी जो आप लोगों की डिमांड्स हैं। लेकिन आप
वैश्विक स्तर की, जब हम आत्मनिर्भर भारत की बात कर रहे हैं, उसको आप कैसे देखते हैं? अगर आप आत्मनिर्भर भारत के बारे में देखें, एमएसएमईज की जो प्रॉब्लम है फाइनेंस, हम देश में ये भी बात कर रहे हैं कि मेक इन इंडिया नहीं, मेक फॉर द वर्ल्ड। मैन्युफैक्चरिंग नहीं, डिजाइन लेड मैन्युफैक्चरिंग। अगर हमें डिजाइन लेड मैन्युफैक्चरिंग करना हो तो हमें आईपी की एक्सेस होनी चाहिए, इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी जो है, जिससे हम अपने डिजाइन बना सके। इसके लिए हमें फंडिंग की प्रॉब्लम है। उसी की वजह से जो एमएसएमई बोलते हैं कि आई वांट रिडक्शन इन द इंटरेस्ट रेट, जबकि हम कैपिटल इन्वेस्टमेंट ज्यादा ना करके वर्किंग कैपिटल सपोर्ट मिल सके। अगर रॉयल्टी भरना हो तो हम रॉयल्टी भर सकते हैं, लिंक टू सेल्स। अगर हम अपफ्रंट फी देना है हमें फॉर गेटिंग अ डिजाइन, वहीं पे प्रॉब्लम हो रहा है। सो व्हाट वी नीड इज सपोर्ट। हमें मेहित ने भी ये सलाह दी थी गवर्नमेंट को, दैट गवर्नमेंट शुड क्रिएट अ आईपी फंड, जिससे गवर्नमेंट आईपीज ओन करें, इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टीज ओन करें, उसकी डेवलपमेंट इंडियन कंपनीज को दे जो आईपीज बना सकते हैं। इंडिया इज वन ऑफ द नोन कंट्रीज फॉर डिजाइन। हमें उसकी कैपेबिलिटी के पर आज के डेट में हम दूसरों के लिए बना रहे हैं, अपने लिए नहीं बना रहे जी। सो लेट अस क्रिएट अ पूल ऑफ आईपीज, जिससे एमएसएमईज और सारे कंपनीज को एक्सेस रहे फॉर डूइंग डिजाइन लेड मैन्युफैक्चरिंग, जिससे वजह से वैल्यू एडिशन बढ़ेगी जी। वर्किंग कैपिटल का सपोर्ट मिले, जिसके लिए हमें सपोर्ट चाहिए बैंक से ऑन कैश फ्लो बेस्ड लेंडिंग, कंसेशनल रेट ऑफ इंटरेस्ट, जीएसटी सपोर्ट। और मैं एक और रिकमेंडेशन गवर्नमेंट को डालना चाहूंगा, जो आज के डेट में जो एमएसएमई की कैटेगराइजेशन है इज लिंक्ड टू टर्नओवर एंड इन्वेस्टमेंट इन फिक्स्ड एसेट्स। जी। एमएसएमई की क्लासिफिकेशन, मीडियम की क्लासिफिकेशन ये रहा कि 50 करोड़ कैपिटल इन्वेस्टमेंट एंड 250 करोड़ टर्नओवर। अगर हमें मैन्युफैक्चरिंग में ग्रो करना है, एमएसएमई का योगदान रहना है, तो उस क्लॉज को और कर दीजिए, क्योंकि 50 करोड़ की इन्वेस्टमेंट से ज्यादा कुछ होने वाला नहीं है। जब हमें ग्लोबल मार्केट को मैन्युफैक्चरिंग करना हो, तो यू शुड चेंज द क्लॉज फ्रॉम एंड टू और, either 50 करोड़ की कैपिटल इन्वेस्टमेंट और 250 करोड़ इन टर्नओवर। ऐसे मॉडिफिकेशन करने थे, इट विल बी अ ग्रेट कंट्रीब्यूशन टू द इंडस्ट्री। जी हाँ जी, बिल्कुल बिल्कुल। और ये इस बात का एक संकेत भी है, पॉजिटिव संकेत भी है कि पिछले 2-3 सालों में जिस तरह की अर्थव्यवस्था में बदलाव आया है, भारत की अर्थव्यवस्था तमाम चुनौतियों के बावजूद दुनिया में तेज गति से आगे बढ़ रही है। आखिर सरकार का लक्ष्य भी 2025 तक $5 ट्रिलियन की अर्थव्यवस्था का लक्ष्य है, उसे हासिल करना सरकार चाहती है, और ये बगैर एमएसएमई के पूरा नहीं होगा। एक अच्छी बात और है कि इस देश में स्टार्टअप इंडिया के तहत तमाम ऐसी कंपनियों ने कई अच्छे मापदंड, कई अच्छे उदाहरण देश के सामने पेश किए हैं कि एमएसएमई सेक्टर में जो कंपनियां काम कर रही हैं वो खुद भी बड़ा बन सकती हैं और देश की अर्थव्यवस्था में एक महत्वपूर्ण योगदान दे सकती हैं। प्रशांत जी, माधव जी और नागराज जी, आपने हमसे बात की, आप तीनों का बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद संसद टीवी से बात करने के लिए। तो हमारे इस कार्यक्रम में इतना ही, मुझे दीजिए आज्ञा, नमस्कार।